हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आपको पता है हमारा फिजिक्स के अंदर 1000 क्वेश्चन जो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए यानी अदर डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें फ़िज़िक्स अच्छे लेवल की फ़िज़िक्स आती है। तो 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ चल रही है। इसमें हमारा 9th नंबर का लेक्चर है। 8 हमारे इससे पहले 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि आपकी जो एग्ज़ाम अभी होने वाली हैं, या फिर आप जब भी वीडियो देखेंगे तो एग्ज़ाम से पहले इनको जब देखेंगे तो आपको थोड़ा मतलब इस प्रकार से कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, हमारी जो फिज़िक्स की जो तैयारी है वो ठीक है। और यदि आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी थोड़ी सी भी वीक है ना, तो इन जो क्वेश्चन है ना, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना इन क्वेश्चंस को, तब आपको मतलब इनसे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो अब हम बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, वो है कि समानता पर दो गेंद टकराते हैं तो संरक्षित भौतिक राशि क्या होगी। तो जब दो गेंदें या फिर दो कोई भी पिंड टकराते हैं ना, तो हमेशा संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण हमेशा रहता है। गतिज ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं, वो प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ टक्कर सबके लिए अलग अलग होती है। वेग तो चेंज हो भी सकता है। और ताप, अगर ताप की बात करें तो ताप यदि दोनों गेंदें टकराएंगी तब उनमें क्या होगी, ऊष्मा की कुछ हानि होगी, तो टेम्परेचर भी उनमें चेंज होगा। तो संवेग इसमें एकदम अप्रोप्रिएट राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है। यदि प्रत्यास्थ टक्कर की बात की जाती है तो संवेग तो हमने कहा कि हमेशा संरक्षित रहेगा। तो कण की चाल, ये ऑप्शन काट दीजिए। प्रत्येक कण का रेखीय संवेग, हाँ ये हो सकता है। गतिज ऊर्जा, ये ऑप्शन काट दीजिए। रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा, तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है और संवेग संरक्षित दोनों रहते हैं। अब आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि 3 टकरे होती हैं। एक तो होती है प्रत्यास्थ, एक होती है अप्रत्यास्थ। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये प्रत्यास्थ मान लीजिए, ये अप्रत्यास्थ है और ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ है। इसमें क्या होता है, प्रत्यास्थ में तो जो संवेग होता है वो भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी दोनों संरक्षित रहते हैं, यानी संवेग और जो गति ऊर्जा दोनों रहती हैं। इसमें संवेग रहता है लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं रहती है। काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है। और इसमें संवेग संरक्षित रहता है और काइनेटिक एनर्जी इसमें भी कंजर्व नहीं रहती है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे, इन दोनों में? तो इन दोनों में डिफरेंस करने का सीधा सा जो अर्थ ये होता है कि अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी अपेक्षा थोड़ी कम खर्च होती है। मतलब इसमें ऊष्मा की हानि सबसे ज़्यादा होती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ में। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज़्यादा इसमें होगा, उसके बाद में इसमें, और इसमें जीरो लॉस होगा। समझ में आ गया आपको बातें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में साधारणतः प्रत्यावस्थान गुणांक होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो ई की वैल्यू होती है ना, वो मैक्सिमम 1 तक होती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से तो बड़ी होती है। तो ई का मान हमेशा 1 के बराबर ये नहीं आएगा, 1 से अधिक नहीं, 1 से कम, बिल्कुल 1 से कम, बी ऑप्शन इसमें आएगा। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। और 1 के बराबर भी होता है जो ई का मान 1 कब होता है, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, यानी जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है इसके लिए। अब इसमें अलग अलग टक्करों के लिए पूछा है। 4th नंबर का क्वेश्चन में पूछा पूर्णतः प्रत्यास्थ, यानी जिसको प्रत्यास्थ टक्कर ही बोलते हैं, इलास्टिक, ई की वैल्यू 1 होती है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब आगे एक आता है छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप में ही, मान लीजिए इसको आप। तो इसमें क्या है, एम द्रव्यमान का एक कण वी वेलोसिटी से गति करता है, जबकि 2m द्रव्यमान वाली जो कोई वस्तु प्रारंभ में स्थिर है सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात कण का वेग क्या होगा? प्रत्यास्थ टक्कर कर रहा है, तो मान लीजिए m द्रव्यमान का ये पिंड है, ये 2m का है। टक्कर करने के बाद में क्या होता है कि टक्कर करने के पश्चात पहले कण का वेग होगा। तो इसमें प्रत्यास्थ टक्कर बोलेगा ना, तब आपको ई की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। ई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 1 लेनी है। तो चलिए अपन अब देखते हैं। इसमें ये v से कर रहा है, ये 0 है प्रारंभ में, और ये m वाला बाद में कितना चला जाता है, मान लीजिए v1 से इस साइड, और ये 2m कितना चला जाएगा, v2 से मान लीजिए, हाँ ना। अब आपको करना क्या है, जो इनका जो अपेक्षित वेग का जो रेशियो होगा ना इन दोनों के पर, अब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो v2 माइनस v1 अपॉन v,
V2 माइनस V1 अपॉन V बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाँ, और एक आपको जो मोमेंटम कंजर्वेशन वो लो लगा देना है। तो पहले कितना होगा, ये आप एक ये याद रख लीजिए, और उसके बाद में आएगा mv इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2। अब आपके पास दो जो समीकरण है, और दो ही क्या है आपके पास, इसमें v1 और v2 दो क्या है, वेरिएबल है। तो आपको इसका आंसर आप निकाल सकते हो समीकरण को हल करके। तो इसमें शून्य आएगा इसका आंसर, ठीक है। टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। हाँ, तो जो ये क्वेश्चन आप इसको एक पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन है सेम है। इसमें पहले में क्या पूछा है कि भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित होता है। तो केपलर का जो सेकंड लॉ होता है ना, वो किसकी राशि पे संरक्षित होता है, कोणीय संवेग। हमेशा केपलर के द्वितीय नियम में क्या बताया जाता है कि मान लीजिए कोई दीर्घवृत्ताकार कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है, ये अब ये कोई मतलब ग्रह है, ये सूर्य है, और ये उनके ग्रह मान लो चक्कर लगा रहे हैं। तो एक टाइम पे ग्रह यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद में वो अगर यहाँ पे चला जाएगा, तो ये जो एरिया उनका मतलब कवर करेगा, तो वो इस एरिया के इक्वल होगा। मतलब दोनों एरिया इक्वल ही होंगे यदि वो यहाँ पे कवर करे ना सेम टाइम में। यदि ये टी टाइम में इतना कर रहा है, तो टी टाइम में इनका एरिया कवर कितना होगा, सेम एरिया कवर करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो कोणीय संवेग है ना, वो क्या होगा, इक्वल होगा। कोणीय संवेग है ना, वो संरक्षित रहेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, केपलर का द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा का समय जो अभी मैंने बताया वही इसमें पूछा है। तो एक किस नियम के संरक्षण पे है, कोणीय संवेग के नियम के संरक्षण पे है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है। तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी होता है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वो क्या आपकी दोनों पिंडों के द्रव्य की प्रकृति पे निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं करती है। दोनों पिंडों में स्थित कुल ऊर्जा पर, जी नहीं, क्योंकि सार्वत्रिक है ना, वो हमेशा सार्वत्रिक रहेगी, वो किसी भी परिस्थिति पे अलग नहीं होगी। दोनों पिंडों पर आरोपित त्वरण के बिल्कुल नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इसमें होगा, वो किसी पे भी निर्भर नहीं करती। सार्वत्रिक होता है ना, वो हमेशा इक्वल ही रहता है। वो ये नहीं होता कि इस चीज़ के लिए तो ये चेंज हो जाएगा और इस स्थिति के लिए चेंज हो जाएगा। किसी भी स्थिति के लिए वो हमेशा सेम ही रहेगा। यूनिवर्सल बोलते हैं इसको। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है विषुवत पे, ध्रुव पे, केंद्र पे, कहीं नहीं। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, जो जी की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा ध्रुव पे मैक्सिमम होती है, और विषुवत रेखा पे हमेशा इसकी वैल्यू मतलब न्यूनतम होती है। वैसे केंद्र पे तो इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब पृथ्वी का औसत घनत्व गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता। जी का एक संयुक्त फलन है, जी के अनुक्रमानुपाती है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जो पृथ्वी का औसत घनत्व है ना, वो जी के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे क्वेश्चन है, आप देखो मैं इनको डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन आपको इसको याद ही करना है। आप इन ऐसे हर लेक्चर में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे जो याद करने योग्य होंगे, और बाकी 30-40 क्वेश्चन होंगे वो आपके समझने के लिए हैं, मतलब जो सीधा फॉर्मूला बेस है या फिर कंसेप्ट बेस है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है कंसेप्ट पे बेस है, ध्रुव पे होगी वो मैक्सिमम होगी, लेकिन जो नीचे वाला इसको आप को याद ही करना कि जो औसत घनत्व है वो किसके, जी के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पिंड वो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो पृथ्वी पिंड निकाय की गतिज ऊर्जा होगी, वो क्या, उसमें क्या चेंजमेंट आएगा, वो घटेगी या बढ़ेगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी। पृथ्वी की बढ़ेगी व पिंड की घटेगी। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, इसमें बी ऑप्शन आएगा। हमेशा जब भी ये मान लीजिए पृथ्वी है, अब इसका गुरुत्वीय जो क्षेत्र है वो मान लीजिए ये है, अब इसमें कोई पिंड है पहले बाहर था, वो यहाँ पे आता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा वो घटेगी। कभी भी कोई बाह्य पिंड होता है ना, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो घटेगी। मतलब वो स्थिर जो निकाय बनेगा, जो यहाँ पे आने के बाद में जो टोटल निकाय बनेगा वो क्या रहेगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी वो स्थिति में कम आएगा। उसका क्या बोलते हैं, जो मतलब एक तरह से उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है ना, वो थोड़ा सा घटेगा। तो स्थितिज ऊर्जा इसलिए लो होगी इसकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इस लेक्चर का, वो है कि जब ग्रह के चारों ओर चक्कर मतलब सूर्य है के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग है वो स्थिर रहता है, कोणीय वेग अचर रहता है एंड रेखीय वेग अचर रहता है, रेखीय संवेग अचर रहता है। तो उस फर्स्ट ऑप्शन है कोणीय वेग यानी मोमेंटम, कोणीय संवेग जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो यदि मतलब वो गोल गोल घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का तो चांस ही नहीं होता, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है तो उसका जो गोल गोल घूमने पर उसका वेलोसिटी वो चेंज होगा, तो कोणीय वेग तो संरक्षित रहेगा ही नहीं। कोणीय वेग है, यदि कोणीय वेग ही अचर रहेगा तभी तो कोणीय संवेग अचर रहेगा। उसके बाद में आता है, क्योंकि जो आई ओमेगा होता है वो क्या होता है, पी यानी जे बोलते हैं जिसको, फिर जे ही बोलते हैं, तो जे इक्वल टू आई ओमेगा होता है। अब यदि ओमेगा चेंज हो रहा है तभी तो जे चेंज हो रहा है। ओमेगा होता है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग चेंज होगा तभी जो जे है ये चेंज होगा। अब रेखीय वेग की बात करें और रेखीय संवेग की, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रेखीय संवेग स्थिर होगा। रेखीय वेग तो इसमें अचर होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग उसका क्या होगी, वेलोसिटी होगी। लेकिन जो रेखीय संवेग है ना उसका जो संख्यात्मक मान है ना वो इसमें सेम रहेगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, साथ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, गुरुत्वाकर्षण तथा विद्युत बल Fg तथा Fe का अनुपात क्या होगा। इसकी कोटि बतानी है आपको। तो 10 की पावर -43 होती है, इसको आप याद कर लीजिए। 10 की पावर -43 होती है। एक गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो गोलीय कोश यानी खोखला गोला, तो इसमें वही रिलेशन होता है जो आपका विद्युत क्षेत्र में होता है। तो अभी तक अगर आपने विद्युत क्षेत्र भी नहीं पढ़ रखा है तो आप देख लीजिए कि जो गोलीय कोश होता है वो ये होता है, खोखला गोला। अब इसमें जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो यहाँ पे तो उसका तो जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसमें तो जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता होती है वो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन उसके अंदर जब भी अपन बात करें ना तो अंदर की हर बिंदु पे जो गोलीय कोश की तीव्रता कितनी होती है, गोलीय कोश के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वो होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो 9th में ऑप्शन ए आएगा। अंदर की तरफ कितनी होगी, 0 होगी। पृथ्वी की त्रिज्या आपको दे रखी एम और आर ई है वो गुरुत्वीय त्वरण है, सॉरी आर ई है वो त्रिज्या है और द्रव्यमान है एम ई। तो आपको जी बताना है, जी तथा जो जी कैपिटल जी में इनमें आपको अनुपात बताना है। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी बराबर होता है, सॉरी आपको क्या बताना है, जी बट्टा जी ये बताना है। तो जी का फॉर्मूला होता है, सॉरी इसमें होता है जी का फॉर्मूला ये होता है, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा है स्मॉल जी बाई कैपिटल जी, तो ये जी यहाँ पे जाएगा, तो एम अपॉन आर स्क्वायर, तो एम अपॉन आर स्क्वायर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। अब चाहे वो एम ही हो चाहे वो आर ही हो कुछ भी हो। पृथ्वी तल के किसी पिंड का पलायन वेग निर्भर करता है। तो जो पलायन वेग होता है वी होता है वो होता है √/2gh, ठीक है। और जब जी की वैल्यू आप इसमें रखोगे तो जी की वैल्यू √/2g r जी एम अपॉन आर स्क्वायर, √/2g r होता है, सॉरी एच नहीं होता है, आर को अपन लिखे तो ये आर से आर कट जाएगा। तो इसमें जो पृथ्वी के इसमें क्या है कि पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये नहीं होता कि हल्का पिंड के लिए पलायन वेग इतना होगा, भारी के लिए इतना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जी पे डिपेंड, एंड जी और पृथ्वी की त्रिज्या पे, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पे, तो पृथ्वी के द्रव्यमान पे भी निर्भर नहीं करता है। इसमें जो 11th क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन इसमें जी पे भी डिपेंड करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √/2g एंड आर। तो जी का क्या होता है, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो, और आर होता है त्रिज्या। तो शायद मैं मतलब इन क्वेश्चन को आपको बताने में थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा वीडियो स्लो कर लीजिए, या फिर आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, या फिर जो यहाँ पे 3 डॉट्स आते होंगे यूट्यूब ने मतलब वो है एक सुविधा है इनकी, तो 3 डॉट्स पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको प्लेबैक स्पीड नाम से होगा, उस पर आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, और आपका जो आप जिस हिसाब से उसको चलाना चाहते हैं, मतलब 1.25 या फिर 1.5 या फिर 1.75 उस स्पीड में चला लीजिए, या फिर 0.75। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तब आप धीरे भी कर सकते हो,
और यदि मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ तो आप स्लो भी फास्ट भी कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखो क्या है, एक बार फिर से बता दूँ आपको। जो प्लाइन वेग होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2GR का रूट। तो इसमें क्या आएगा, डी आएगा, सॉरी सी आएगा। इसमें जी पर भी निर्भर करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग अलग होता है क्योंकि उसका गुरुत्वीय जो त्वरण है वो भी अलग होता है, और उसमें आर जो उसकी त्रिज्या होती है वो भी अलग होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो गुरुत्वीय बल जिस गुणक से बढ़ेगा वह है। तो 12th में क्या आएगा, यदि आधी कर दी जाती है ना, तब वो उसके स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 1/4 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। केंद्र पर बोला है ठोस गोले के, अनंत शून्य, वही जो बाहर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 13th में क्या आएगा, आपने अगर वो पढ़ रखा है जो इक्वेशन, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रखा है, तब आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको। जो ठोस गोला होता है वो किसकी भांति कार्य करता है। ठोस गोला होता है वो पूरा मतलब एक तरह से ठोस होता है। अब उसके अंदर भी क्या होता है, मतलब पदार्थ भरा रहता है, लेकिन जो आवेश होता है ना वो उसकी बाहरी सतह पे होता है। आवेश होता है उसके बाहरी सतह पे रहता है, और बाहरी सतह पे रहता है तो अंदर वाला जो पोर्शन है ना वो वही काम करता है जो खोखला गोला करता है। मतलब जो अंदर वाला है वो कोई काम का नहीं है हमारे लिए। तो अंदर वाले को यदि मैं हटा दूं, हाँ, तो अंदर कुछ भी नहीं है। अभी एक खोखले गोले की तरह ही कार्य करता है। तो खोखला गोला की तरह कार्य करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो अंदर अभी मैंने बात की थी, अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होगा, 0 विद्युत क्षेत्र। उसी तरह जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो कितना रहेगा इसमें, 0। अभी हमने क्वेश्चन किया ना, देखिए अभी किया था, इसमें कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कौन सा था इसमें, हाँ, गोले कोष के भीतर किसी बिंदु पर। तो गोले कोष बोला तो वो खोखला गोला होता है। क्या होता है, वो खोखला गोला होता है। और यदि ठोस गोला बोले तो अपन उसके अंदर कुछ मानते हैं कि हाँ पूरा पदार्थ भरा हुआ है, लेकिन वो काम का नहीं है वो पदार्थ, क्योंकि जो वो काम किसकी तरह करता है, खोखले गोले की तरह करता है। उसके अपन बाहर ही आवेश होता है, अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। अचालक गोले की बात अलग होती है, उसके अंदर आवेश रहता है। तो इसमें क्या आएगा, वही आएगा जो अंदर जो शून्य होता है वही आएगा। खोखले गोले के भीतर विद्युत विभव कितना रहता है, समरूप रहता है, समरूप नहीं रहता, शून्य रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 14th का आप क्या आंसर बताओगे। 14th में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप एक बार मेरे जो वीडियोज हैं उनको देख लीजिए, सेम उसी प्रकार से होता है। जो ये ठोस गोला है या फिर खोखला गोला मान लीजिए, उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तो 0 होता ही है, लेकिन जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है इसके अंदर, वो v होता है, और वो वही होता है जो बाहर होता है और हर जगह पे सेम ही होता है। v की वैल्यू हर जगह पे सेम होती है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो आप एक काम कीजिए, इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप अभी हैं तो यहाँ पे आई बटन में मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे आता है आर जी है तो प्लाइन वेग। अभी मैंने बताया था जो प्लाइन वेग वी, जो वी बोलते हैं उसको, उसका फॉर्मूला होता है √2GH। अब यदि जी की वैल्यू रखूँ तो जी का फॉर्मूला मैंने बताया अभी, GM/r²। यहाँ पे एच नहीं आर होता है, ठीक है, हाइट नहीं, इसमें जो रेडियस होती है वो मानी जाती है। तो जी की जरिए मैं GM/r² करूँ तो एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वी का फॉर्मूला हो जाएगा 2GM/r। समझ गए आप। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें एस्केप वेलोसिटी पूछी है पृथ्वी सतह पे, वो क्या कितनी होती है, 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप 9/18 से मल्टीप्लाई करोगे तब इसमें 16th का आंसर कितना आएगा, 16th का आंसर इसमें डी आ जाएगा, फिर 7 माइल पर सेकेंड। पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की बजाय यदि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो जी पर विषुवत जी का मान विषुवत रेखा पे कितना होगा। तो जी का मान पहले विषुवत रेखा पे कितना होता है,
जी का मान देखो, ध्रुव और जी दो होते हैं, ध्रुव होते हैं और एक विषुवत रेखा होती है। ध्रुव पे तो जी का मान मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पे एकदम मिनिमम होता है। तो यदि पूर्वरत, यदि आपको ये पूछे कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व की बजाय यदि पूर्व से पश्चिम की ओर घूम दे तो जी की वैल्यू पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि पहले इस तरफ घूम रही है तो वह यदि आप अब की बार इस तरफ घूम जाएगी ना, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो इसमें पूर्ववत रहेगा, मतलब सेम का सेम ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा जी की वैल्यू में। जी की वैल्यू होगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तब भी वही आएगी, और पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगी तब भी वही आएगी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना रहता है? 0 रहता है। कौन सा सार्वत्रिक नियतांक नहीं है? गुरुत्वीय त्वरण जी इसमें सार्वत्रिक नहीं है। ये तो हर स्थिति में सार्वत्रिक रहते हैं, कहीं पे भी ले जाओ, चाहे आप इन्हें चाहे निर्वात में ले जाओ। 20 मिनट हो चुके हैं, देखो हमने अभी तक हमारा जो स्लाइड बची है, एक स्लाइड और बची है इसके बाद में। जब किसी वस्तु को इसके गुरुत्वीय केंद्र से लटकाकर दोलन करवाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या रहता है? जब आप इसको दोलन कराओगे गुरुत्वीय क्षेत्र से बांधकर तो अनंत होगा इसका। 20th में क्या है? 20th में सी ऑप्शन अनंत आएगा कि जब आप मतलब किसी भी वस्तु उसका गुरुत्वीय केंद्र से बांध दोगे ना उसे और फिर दोलन कराओगे तो वो रुकेगी नहीं, उसका दोलन कितना रहता है? अनंत रहता है। जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जी का ऐसा ही मात्रक आप याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, वो है ए ऑप्शन। इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। क्या कि देखो ये गुरुत्वीय क्षेत्र है ना, इनके कुछ भी जो है सार्वत्रिक नियतांक होते हैं, इनके जो मात्रक होते हैं वो तो मुझे भी याद नहीं है बेसिकली, मैं अगर आपको बताऊं तो। लेकिन क्या है कि ये निकल सकते हैं, जैसे एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एफ की आपको पता है न्यूटन होती है, यदि आर स्क्वायर करूँ तो मैं मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और एक के जी माइनस, तो यहाँ पे -2 है। ये है, ये याद रख लीजिए आप, क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2 है, +2 नहीं है। जी का स्वीकृत मान कितना होता है? जी का जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक होता है उसका स्वीकृत मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। किसी बिंदु पर पृथ्वी के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों शून्य है, वह बिंदु कौन सा होगा? गुरुत्वीय विभव भी शून्य है और गुरुत्वीय क्षेत्र भी शून्य है। तो गुरुत्वीय विभव तो कब शून्य होगा? अब देखो गुरुत्वीय क्षेत्र कब शून्य होगा? जब वो अंदर होगा, अंदर कोई बिंदु होगा तब गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होगा। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन हमने एक क्वेश्चन ये भी किया कि अंदर कोई बिंदु होगा तो उसका विभव है ना, गुरुत्वीय विभव, वो शून्य नहीं होगा। जो क्वेश्चन हमने किया था, वो क्वेश्चन किया था हमने, समरूप गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव वो कितना रहता है? समरूप रहता है। तो मतलब कि गुरुत्वीय क्षेत्र तो शून्य हो सकता है लेकिन गुरुत्वीय विभव शून्य नहीं हो सकता। तो ये पृथ्वी के आसपास की बात नहीं है, अनंत की बात है। अनंत होगा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक ही है। अब मैं अनंत में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बहुत दूर, तो यहाँ पे उसका न तो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र तो यहाँ तक है, और जहाँ तक गुरुत्वीय क्षेत्र होगा वहीं पर ही गुरुत्वीय विभव होगा, उसके आगे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसमें आएगा। 2 उपग्रह की वर्तकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके क्या समान होंगे? द्रव्यमान समान होंगे, कक्षीय वेग समान होगा, कोणीय आवेग बोल रहा है, कोणीय आवेग समान होगा, या फिर आपका गतिज ऊर्जा समान होगी। तो इसमें कक्षीय वेग होता है वो समान होगा यदि दोनों एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे, क्योंकि उनकी जो सेम टाइम में क्या है, सेम ही वो एरिया क्या करेंगे, कवर करेंगे। एरिया अंडर द कर्व इज सेम बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी कण का पलायन वेग है v है, वो किस पर निर्भर, वो उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है? m⁻0, वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि वो अभी हमने देखा था, क्वेश्चन देखा था, जो पलायन वेग होता है वो ओनली गुरुत्वीय त्वरण और जो पृथ्वी का जो त्रिज्या है उस पर ही डिपेंड करता है। चंद्रमा पर विस्फोट की ध्वनि कब सुनाई देगी पृथ्वी पे? तो कभी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या है? निर्वात है, तो निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, आपको करना है, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया इसमें, जब पहले हमने इसका वो किया था ना, आपका जो एक गुरुत्वीय क्षेत्र वाला जो चैप्टर था, इसका हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था, तब मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम भी कम है, 24 मिनट हो चुके हैं।
और क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। बृहस्पति की कक्षीय चाल है, तो बृहस्पति है वो पृथ्वी से इसकी तुलना बता रहा है कक्षीय चाल की, तो कक्षीय चाल के बराबर तो होगी नहीं। और आपको पता है पर बृहस्पति होता है वो दूर होता है, और दूर होता है तो मतलब उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो उसकी चाल क्या होगी, पृथ्वी कक्षीय का चाल से कम होगी। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 आवर्स होता है। और वी ओ तथा वी क्रमशः कक्षीय वेग और प्लायन वेग हो, तो कक्षीय वेग और प्लायन वेग में रिलेशन होता है वी ई इक्वल टू रूट ओवर टू वी ओ, वी ई इज इक्वल टू रूट ओवर टू वी ओ। क्या इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा 13th में, क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल सही तो बी आएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो, क्योंकि जो v और v में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू यानी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर टू ऑर्बिट वेलोसिटी, यानी जो कक्षीय वेग, जो प्लायन वेग होता है वो ऑर्बिट यानी जो कक्षीय वेग है उसका कितना गुना होता है, √2 गुना होता है। तो ये देखो आपका जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो, चैप्टर क्या आपका 9th जो लेक्चर है कंप्लीट होता हुआ। मिलते हैं अगले 10th लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।